आदमी का मिजाज अच्छा ना हो तो वो ऐसे प्रोग्राम में आ ही सकता। इस उम्र में भी क्या मतलब, मैं को बड़ा बूढ़ा बाबा हूँ, बाल मुझे तो चलेंगे आपके। कभी चांद के सर पर भी बाल हुआ करते। स्टिक पे जंप किया ना स्टिक, तो वो क्राफ्टर आ गया। भगवान जी लेट नजर आउंडे ये डॉला किथे जे जी बोलो जी बोल। ये तो उठपटांग हरकतें करने से बड़ी दाद मिलती है। आज इस क्लास का आखिरी दिन है, कल तुम कहाँ। क्या बचपन में भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी? बचपन में दिल चाहता था कॉमेडी करने को, कर नहीं पाता था। हम भी पूछ रहे हैं कि वो लड़की कौन है। ना उसको बताया ना तुम्हें बता। बता क्यों नहीं देते एक बार? बता के मैं करूँ लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ गपशप करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि बहुत सीरियस बातें जो हैं या ये कह लें कि मौज़ूआत हैं उनको एक मज़ाया और बड़े लाइट से मूड में जो है वो आवाम के सामने पेश करते हैं। यकीनन मेरे चेहरे के तासुरात से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मेरा चेहरा बहुत खुशगवार है और यकीनन आज आप भी ये गपशप जब सुनेंगे और उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे तो आप भी आज अपनी हंसी रोके बगैर नहीं रह सकेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं कॉमेडियन, स्टेज एक्टर और आजकल वो तबलीगी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहे हैं। मेरी मुराद है जवाद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपके मिजाज ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आदमी का मिजाज अच्छा ना हो तो वो ऐसे प्रोग्राम में आ ही नहीं सकता। अच्छा ये बताएं कि इस उम्र में भी आप किस उम्र में क्या मतलब, क्या समझती हो मुझे? मैं को बड़ा बूढ़ा बाबा हूँ? नो, ऐसे मत करो। सर, प्रोग्राम बाल तो के शुरू में ही तुम मुझे बाल तो चलेंगे आपके। बाल आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है? कभी चांद के सर पर भी बाल हुआ करते हैं। अच्छा। बालों से नहीं होता, दिल होना चाहिए जवान, तो उम्र की रखे। अच्छा, इस उम्र में भी आप जैसे इस तरह की हरकत करते हैं और लोग हंसी रोके बगैर नहीं रह सकते, तो क्या बचपन में भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी? बचपन में दिल चाहता था कॉमेडी करने को, कर नहीं पाता था। क्यों? एक तो ये बस सख्त है, अच्छा। पिटाई भी होती थी उस ज़माने में। दूसरा वैसे भी जब क्राउड होता है ना तो उसमें मैं शर्मा जाता था। अच्छा। मैं बात नहीं कर पाता था। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे इनकरेज किया। उन्होंने फिर मुझे तकरीरें लिख के दी, फिर मुझे शेर याद करवाया। फिर जो मैं स्कूल में बज़्म अदब में पढ़ा करता था, फिर जो कोई फेयरवेल पार्टी में तकरीर करता था, तो उससे कॉन्फिडेंस मेरा बहाल हुआ जो मेरी अम्मी ने किया। माशाल्लाह। वो हेड मिस्ट्रेस थी। अच्छा, ज़बरदस्त। शी वाज सो इंटेलिजेंट। तो उन्होंने फिर मुझे, हेड मिस्ट्रेस भी थी वो ना, तो उन्होंने मुझे इस तरह यानी ब्रॉटअप मेरा ऐसा किया कि मुझे बात करनी जैसी भी है आ गई। तो वो जो तकारीर लिख के देती थी वो तो संजीदा लिख के देती होंगी, तो ये ये आप में जो कॉमेडी का फैक्टर ये कहाँ से आया? लेकिन उससे मैं वो लहजे बताती थी। आज इस क्लास का आखिरी दिन है। अच्छा। कल तुम कहाँ हम कहाँ, तो ऐसे वो मज़ा, लोग क्लैप करते लोग, तो उससे कॉन्फिडेंस आ गया ना। फिर कॉमेडी आ जाती है जब आदमी थिएटर पे आ जाए, कैमरे के सामने आए, तो फिर सारा कुछ करना पड़ता है। पहली दफ़ा आपको कब एहसास हुआ कि आप कॉमेडी कर सकते हैं? हाँ, जब मैंने फर्स्ट ईयर में ड्रामा किया, बल्कि ज़बरदस्ती मुझे ड्रामा करवाया गया। अच्छा। वो एक दोस्त है मेरे वसीम, वो कहते इधर आओ दो ऑडिशन। तो मैंने कहा मैंने देना, ज़बरदस्ती इधर आओ इधर करके ऑडिशन दिलाया। वो ऑडिशन में मैं पास हो गया तो ड्रामा भी दे दिया और ड्रामा सेट पे चले गए। जब बोला तो आवाज़ बैठ गई। लोग ऊंची बोल ऊंची बोल ऊंची बोल ऊंची लाउड। मैं जो ऊंची बोलूं और नीचे, जो ऊंची बोलूं आवाज़ और बैठ गई।
फिर वो मेरे पास स्टिक थी तो मैंने ना बात कर स्टिक पे ही जंप किया ना स्टिक, तो वो लाफ्टर आ गया। अच्छा। मैं कहा ये तो जंप करने से लाफ्टर आ गया। दूसरा किया फिर आ गया। आपने कहा ये तो ऊट-पटांग हरकतें ये करने से बड़ी तो- दाद मिलती है। ये तो हो गया। तो फिर मेरा जो है कॉन्फिडेंस बहाल हो गया, फिर चल सो चल। फिर आज मोर देन 50 ईयर्स हो गए। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, अगर देखा जाए कि 1975 में आप इस फील्ड में आए थे, तो आपकी जो शख्सियत देखने से तो नहीं लगता कि आप इतनी एज के हैं। तो क्या खाते पीते हैं? मतलब जिस तरह से आपने अपने आप को एक्टिव भी रखा हुआ है, आप बड़े पुरजोश भी चेहरे से नज़र आ रहे हैं, वरना इस एज में देखें तो लोग जो है वो छड़ी पकड़े हुए होते हैं। बल्कि पिछले दिनों की बात है, मैं एक शादी में था, अच्छा। तो गार्डन था जहाँ वो अरेंज था ना उनका ओपन। तो मैंने दूर से देखा बूढ़े से बाबा जी आ रहे हैं, स्टिक पकड़ी हुई है और ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, और ऐनक मोटी सी, और एक बच्चे ने इनको एक हाथ पकड़ा हुआ। तो मेरे देखते देखो मेरे ही करीब आ गया। अच्छा। वो बच्चा कहता है ये मेरे दादाजी हैं, और वो कह रहे हैं कि जवाद वसीम मेरा क्लास फेलो है, तो चलो उससे मिलें। तो मैंने उसको बाबा जी को ऐसे गौर से देखा, ऐनक के अंदर से। मैंने कहा ओए ओए अमजद, ओए तुम, ओए यार तुम तो वो ओपनिंग नहीं किया करते थे, बैट कैरी करते थे क्रिकेट। कहता हाँ। ओए ये क्या? तो मेरा हर हफ्ते डेढ़ बाद मुझे इतला है कि बेचारा हॉबी हो गया। तो ये अल्लाह की देन है, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। आर्ट की तरफ आने को हमारे माशरे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता। तो जब आप उस वक्त में आप स्टेज की तरफ आए, ड्रामा की तरफ आए, तो घर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? अक्सर तो माएँ और माँ बाप कहते हैं कि साडा मुंडा जरा वो बिगड़ गया, नहीं मरासी बन गया। राशि बन गई। वो तो हुन भी कहते वो तो आपको भी ऐसा जवाब मिला कि साडा मुंडा हुन मरासी बन गया? नहीं, अम्मी की तो नहीं, अम्मी ने तो बड़ा यानी कि तावन किया, अच्छा। किया। अबू तो सख्त नाराज होते थे, वो तो ठीक बल्कि है। डंडा लेके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन अम्मी ज़ाहिर अम्मी अम्मी होती है, अम्मी से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर अम्मी आपके साथ है तो वो दुआ भी कर देती है सर। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि कहा प्यो नूं पता ना लगे तो चुप करके करी जा, कि बुरा काम कोई ना करे, तेरी शिकायत ना आवे। अच्छा। हाँ, उनका अगर तुम्हारी शिकायत है ना कि तू किसी लड़की के साथ उस बुजुर्गी कर रहा है, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगी, फिर तुझे मैं जान से मार दूँगी। बस तेरी शिकायत ना आए, तो वहाँ भी ऐसे ही रहे जैसे नमाज पढ़ता रहना। वो अल्लाह ने वही किया। अच्छा। तो वो मेरी कोई शिकायत नहीं आई, ऐसी शिकायत नहीं आई? कोई गलत काम, कोई ऐसी बात। कभी ऐसा हुआ कि आपकी फैमिली जो है वो आपका ड्रामा देखने के लिए गई हो? हाँ हाँ, बड़ी बात। मेरी आंटी आया करती थी, मेरी अम्मी भी एक दफ़ा आई थी। अच्छा, तो अम्मी ने देखने के बाद क्या कहा? नहीं, वो बड़ा अच्छा, वो मेरा एक लीडर, एक सियासी लीडर का रोल था उस ज़माने में ना, क्योंकि पाकिस्तान बना था। अच्छा। तो वो लीडर पाकिस्तान के लिए तकरीरें, वो बड़ा अच्छा लगता था। वो मैंने रोल किया, उसमें बड़ी क्लैपें थी, बल्कि अम्मी ने कुछ लिख के भी दिया था। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा था ड्रामा उन दिनों में। कुछ याद हो माँ ने क्या लिख के दिया था उस वक्त? ये याद नहीं है मुझे, क्योंकि बात को मेरा हाल, अम्मी को तो मरे हुए 20 साल हो, उससे 20-30 साल पहले उन्होंने ये बात है, अभी याद नहीं है। कोई माँ के लिखे हुए कोई डायलॉग, या जिस तरह से आपने बताया कि वो सिखाती थी कि ये लहजा अपनाओ, ये बेहतर होगा, तो वो आपने किया हो, उस पर बड़ी दाद मिली हो? वो जो लिख के देती थी ना स्पीच, जी। स्पीच में बड़े लहजे बताती थी। अच्छा। हाथों के, हमने पाकिस्तान बनाया, आपने इसे संभालना है, हमारे बड़े तो हमें एक कीमती हीरा दे गए, आपने इसे बचाना है, हमने बचाना है। ये वो हीरा है जो सूरज से ज़्यादा चमकदार है। ऐसे वो क्लैपें भी हो रही हैं, जज्बात भी चल रहे हैं, ऐसे इस किस्म उस ज़माने में यही कुछ होता था। अच्छा, ये जो अंदाज़ आप अभी बता रहे हैं कि वो आपको लहजे सिखाती थी आपकी माँ,
अब जो तो तकारीर भी देखते हैं वो तो सिर्फ ऐसे ही है, आवाज़ें ही नहीं कर रही होती हैं, बस गला फाड़ फाड़ के बोल रहे होते हैं, उसमें कोई जज्बात कोई एहसास और नहीं सीखते होते। हैं ना, पहले सीखा, हर चीज़ सीखी जाती थी। हमारे उस्ताद थे सूफी निसार साहब जी, जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने मुझे ड्रामा में पहली दफ़ा काम दिया, जी जी। तो वो जुगत करना सिखाते थे। वॉली बनाना कहते थे, ऐसे वॉली बनाओ, वॉली। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं एक फ़कीर होता है, हम लोग सारे चांद पे चले जाते हैं, जी जी। तो वो एक पहलवान भी चला जाता है, वो चांद गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, तो फ़कीर कहता है कोई अल्लाह दे ना दा, वो चांद पे भी मांग रहा है, ये जिसने मांगना है वो चांद पे भी मांग रहा है। हाँ देखिए ना। तो वो पहलवान का मारा पतला सा पहलवान, कौटी पहलवान, अच्छा। बिल्कुल कहता है बाबे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਲੀਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ। ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਲੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਡੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਆ ਲੀਰ ਤੇ नजर आउन रही है, डोला, इसको कहते हैं वॉली। हाँ जैसे गेंद नहीं फेंकते, जी जी। तो वो हमें सिखाते थे। यानी वो आपको सिखाते थे कि किस अल्फाज पे ज्यादा वो उसको दबाव स्ट्रेस देना, करना स्ट्रेस है, करना है, कहाँ हाँ। पे जाके कहाँ पोज इसको, लेना है, हाँ, कहाँ इसको रोक देना है और लाफ्टर आएगा, ये बकायदा सिखाते थे, वो कायदा सिखाते थे। ऐसे नहीं जुगतें करी हो, नहीं, बल्कि वो लिखते थे। और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है गलत ना हो, सूफी निसार साहब वाहिद हैं जो जुगत लिखते थे। बाकी सब कॉमेडी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, सोहेल अहमद साहब बड़े कमाल के राइटर हैं, नसीम बिक्की साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हैं, बहुत से हैं, अतर खान शाह जेदी साहब, लेकिन जुगत लिखना उन पर कमाल था। कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और आपको जो है वो अपनी लाइनें याद नहीं रही, तो आपने उसको फिर कैसे जो है वो काउंटर किया? कोई ऐसा एक आपको तो वाकया ये याद है हो? अपना सोबिया जी थिएटर में, ड्रामा में होते हैं प्रॉम्प्टर्स। जी जी। प्रॉम्प्टर्स वो होते हैं जो एक विंग में एक होता है, दूसरे में वो सारी रिहर्सल में बैठते हैं, सारा स्क्रिप्ट उनको याद होता है, उनको पता होता है कि एक्टर कहाँ भूलेगा। अब तो ख़त्म हो गया, अब तो ड्रामा ही नहीं, तो प्रॉम्प्टर कहाँ से आएगा, तो वो कान लगा के ना सुनते रहते थे, जहाँ भूलता था एक्टर बता देते थे। ये प्रॉम्प्टर आप मशीनरी को कह रहे हैं? उस वक्त मशीनरी नहीं, होती नहीं, थी एक जिंदा जिंदा जागता लोग होते थे। अच्छा, एक पर्सन की ये ड्यूटी होती थी? 2 पर्सन्स, एक विंग में, एक लेफ्ट विंग में, एक राइट विंग में। वाह जबरदस्त। तो वो पीछे होते थे, जहाँ पूरा ड्रामा याद होता था। पूरा ड्रामा वहाँ भी पता होता था कि जहाँ इसने एक्टर ने भूलना है, मूव तक बताते थे, जबरदस्त। मूव भी बताते थे। अब मैं भूल रहा हूँ चांद चांद चांद, दूरी का तस्वुर चांद, नाकाम हसरतों का मजमुआ चांद, अब आगे है हुस्न है चांद। अच्छा। तो मैं भूल गया। फिर अब उसने प्रॉम्प्ट करना है, मतलब आप कहें कि दूरी का तस्वुर चांद और आगे खामोश हो जाए, आपको भूल गए, कहें दूरी का तस्वुर चांद, नाकाम हसरतों का मजमुआ चांद। वाह। तो क्या उन प्रोम्प्टर का नाम होता था, ये लेफ्ट प्रोम्प्टर है, ये राइट प्रोम्प्टर है? हाँ, वो एक फ़ारूक साहब होते थे, एक नज़ीर साहब, एम आसी साहब, आसिफ साहब, बहुत से प्रॉम्प्टर्स होते ज़माने में, तो वो बताते थे। भूल अगर फिर भी भूल गया, अच्छा फिर क्या करते? या वो कहीं वो वॉशरूम चला गया अच्छा। फिर हमारी जान पे बन जाती थी। तो फिर क्या करते थे? फिर ऊंची सारी, हुस्न है चांद कहाँ है, महबूबा के चेहरे को चांद से तशबीह देना, और कहाँ, अब याद कर रहे हैं, अच्छा। याद आ जाए, या वो दूसरा एक्टर साथ वाला बताता है, और कहाँ चांद की ये, और मुंह नीचे करके कहते कहाँ चांद की ये काली सतह, और कहाँ चांद की ये काली सतह, ये उसको समझा दे कि मुझे आ नहीं रहा। अच्छा। फिर लास्ट में अगर फिर भी नहीं आता तो फिर अपने पास से कुछ बोल देते। सही, जबरदस्त। अच्छा वो जो एक दफ़ा आपको मज़े की बात है, कबीर खान साहब अच्छा। हमारे एक्टर हैं, तो वो हीरोइन ही नहीं आई उस दिन, अच्छा।
सारे डायलॉग हीरोइन के साथ हैं, अगर वो नहीं आएगी तो टिकटें वापस होंगी, ड्रामा हो ही नहीं सकता। तो कवि साहब ने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्रामा शुरू करो। ये अब कैसे करेंगे, वो मेन कैरेक्टर ही नहीं है। हाँ, मेन कैरेक्टर नहीं है। उनका उसकी वो जो तस्वीर लगी हुई है सेट पर, वो मुझे दे दो। अच्छा। तस्वीर ली, तुम ये कहना चाहती हो ना, तो उसका डायलॉग बोल दिया। वाह। अच्छा अब तुम ये कह रही हो मुझे, सारा ड्रामा ऐसे कर दिया, क्लैपें खत्म ही नहीं होती थी क्योंकि हर एक्टर को सारा अपना भी स्क्रिप्ट और दूसरों का भी याद होता था, तो मज़ा आता था। तो अब तो ना स्क्रिप्ट तो ना, अब वालों को तो अपनी लाइनें याद हो गई, बड़ी बात है। लाइनें थी। सही है। अच्छा, वो जो आपके छलांगी मारने वाला जो एक स्टंट बड़ा वायरल हुआ, वो कैसे जो है वो स्क्रिप्टेड था या आपके एक तो अपने आपको दिमाग में मैंने आया? बताया ना शुरू में, पहले टाइम बताया ना, जी जी। वो फिर मेरे लाशऊर में वो फिट हो गया कि मतलब अपना, आपका अपना क्रिएट करता? अल्लाह का होता है लेकिन मेरा ही है, अच्छा। अल्लाह का नहीं। कि अगर डायलॉग के साथ थोड़ा सा बॉडी को मूव भी किया जाए तो वो उसमें उसका हुस्न दुबाला कर देता। अब देखो ना, ये अभी मैंने प्रोग्राम किया है तो उसमें उन्होंने कहा जी कि वो सारे एक्टर मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए। जी जी। मुज़ाकरात में बैठ ही नहीं रहे, अच्छा। तो भी बैठ जाओ, नहीं बैठे तो मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा बैठ जाओ, तो क्लैप भी आ गई और सारा कुछ हो गया। अरे बैठ जाओ, अब है बैठ जाओ ही है, लफ्ज़ वही है, लेकिन उसका मूवमेंट और चेहरा और थोड़ी हरकत तो वो क्लैप हो गई। क्या अब की जो कॉमेडी है, क्या उसके सवाल का भी यही आप समझते हैं कि फैक्टर है कि अब वो चीज़ें नहीं रही? एक तो वो राइटर भी नहीं रहे ना। देखो हर चीज़ में डिक्लाइन आया है। जी। आया बस, अब क्या करें, आगे एक तो ये कि हमारे ज़माने के करैक्टर ही नहीं रहे। वो नानी अम्मा, स्टेज का करैक्टर नानी जान, दादा जान, अब ना हमारे घर में वो नानी है। ऐसे है। पान फड़ा, बेटी कहाँ जा रही है, ख़त्म। पढ़ी लिखी नानी, अब मेरी बीवी नानी है, वो नानी लगती ही नहीं, लिपस्टिक लगाई हुई है, ये बाल, ये कौन सी नानी? हमारी नानी होती थी, ऐनक लगी हुई है, मुंह ऐसे बना हुआ है, मैं कुकड़ी नानी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। अब वो नानी नहीं तो वो करैक्टर भी नहीं। फिर दादाजी, ओ मुंडियो, ओ मैं पिंडों मझ लैके आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। तो अब ना वो पिंड तो ना वो गांव शहर में भैंस आती ही नहीं। फिर अगर किसी लड़के या लड़की की बुक में से कोई तस्वीर निकल आती थी ना, अच्छा। किसी लड़के की पूरी फैमिली में एक स्यापा पड़ जाता था कि ये हुआ क्या। तो अब तो मोबाइलों में हजारों तस्वीरें होती हैं, मोबाइलों को जो सोशल मीडिया में। मम्मी ये मेरे दोस्त, अबू ये मेरे साथ पढ़ती मेरी दोस्त। अब तो दोस्त अब आ रहे हैं, तो वो कल्चर नहीं रहा, वो करैक्टर नहीं रहे, वो कंटेंट्स नहीं रहे। अब नई नई बातें। हमारे यहाँ जो मोहब्बत की कहानी होती थी वो तो एक होता था कि पूरी फैमिली को अगर पता चल गया कि ये आपस में बहुत करते, एक मुसीबत पड़ जाती थी, एक पूरे का पूरा मुआशरा उसके खिलाफ खड़ा होता था, सही या गलत। तो वो उसमें फिर अच्छे करैक्टर भी निकलते थे, बुरे भी निकलते थे, फिर उसका कोई वाइंड अप होता था। तो अब हर घर की कहानी। अब तो टीवी ड्रामा में क्या होता, कोई है बताने वाली बात है, इसकी भाभी देवर के साथ, देवर का उसको ये तो तसव्वुर भी नहीं था, ये तो किसी ज़हन के गोशे में नहीं था कि ऐसे भी हुआ कर। अब तो सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक दौलत का फैक्टर है और दूसरा जो है प्यार मोहब्बत का फैक्टर है। प्यार मोहब्बत भी नहीं ना, गलत मलत कह लो, उसका नाम नहीं हम लेते ना। तो इसलिए वो कदरें ख़त्म हो गई, लिहाजा वो कहानियाँ भी बदल गई। फिर दूसरा, हमारे मुल्कों में हर सब्जेक्ट की इजाज़त नहीं है, अलाउ नहीं है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की। जबकि हॉलीवुड में या ब्रिटिश काउंसिल में या और अलाउ होता है, हर करैक्टर अलाउ होता है जी, लिमिटेशंस में।
जी जी। हमारे यहाँ तो बहुत से करेक्टर अलाउ ही नहीं है। यानी किसी भी फोर्स के आप ऑफिसर को करप्ट नहीं दिखा सकते, दिखाएंगे तो आपका कुछ चलेगा ही नहीं। किसी भी इस तरह मजहबी रहन, यानी हमारे पास तो वो नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आज आके फिर यही कुछ होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सब्जेक्ट पे होती है ना पूरी कहानी, सब्जेक्ट पे होती है। अब वो पहले ज़माने में जो सब्जेक्ट है, शादी हो रही है और बाप रो रहा है और माँ, वो भी ख़त्म, लड़की तो खुद हंस रही होती है। मेरे दोस्त की बेटी की शादी थी, अच्छा, तो वलीमा था, तो मैं बैठा हुआ, तो ये दुल्हन आ रही, दुल्हन आ रही, दुल्हन पार्लर पे गई, आ रही आ रही आ रही, तो हम इंतज़ार में बैठ गए, तो शोर पड़ गया, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई शेयर का। तो मैं भी देखने लगा, तो 3-4 लड़कियां ठम 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 ठम, तो मैं कहा दुल्हन, दुल्हन तो होती है भी वो गोटे वाला दुपट्टा लिया हुआ है, परस ऐसे डाला हुआ है और यूं ही होता है ना। तो जो दुल्हन थे हमने कहती, अंकल मैं हूँ दुल्हन। सॉरी बेटे। यानी सारे हंसना शुरू हो गया कि ये बाबा शायद देख रहा था लड़की। अच्छा, मुझे यानी अपनी बच्ची थी, लेकिन वो उस तरह आ ही नहीं रही थी, दुल्हन लगे, तो इसलिए वो दुल्हन का कॉन्सेप्ट भी गया। हाँ जी। इसलिए ना वो जब टॉपिक्स नहीं रहे, जब वो कल्चर नहीं रहा, जब वो कदरें नहीं रहीं, तो फिर थिएटर को क्यों कसूरवार करार देते। शौक है तो वैसा ड्रामा करके दिखाएं, करके दिखाएं ना। एक दफ़ा आर्ट्स काउंसिल ने कोशिश की थी, 15-16 ड्रामे की, सब डेड फ्लॉप हुआ। ये मेरे कहने से, मेरी मर्जी से ऑडियंस नहीं आती, ऑडियंस को अपनी पसंद का चाहिए। ऐसा ही है। जब हम करते थे तो ऑडियंस लाइक करती थी शर्म को, एजुकेशन को, लॉ को, उसको पसंद करती थी। अब आपको क्या क्या पसंद करते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए वो लोगों को वो पसंद ही नहीं है। जो पसंद है वो आ जाते हैं। अब देखें ना, 10,000 की टिकट को लेके आएगा, आपकी मर्जी का ड्रामा देखेगा, तो अपनी मर्जी का देखेगा, वो अपनी मर्जी का देखेगा। तो इसलिए ये कोशिशें होती हैं, होती रहेंगी, होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ जो दुख है और जो असल बात है, उस पर गौर नहीं किया जाता। अच्छा, ये तो ज़रा सीरियस बातें हो गई। आज है ज़रा ये जिस तरह की आप हरकतें करते हैं, उनको देखा जाए तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप जो है वो एक तबलीगी जो है वो फरीज़ा भी सर अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये कैसे, ये तजाद नहीं है? नहीं, अभी मैं तुम्हें तबलीग नहीं कर रहा था प्रोग्राम से पहले कि शादी कर लो, कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है। अच्छा, तो मैंने कहा अभी कर लो, तबलीग है ना, आप इसको अच्छी बना तबलीग। लेते हैं, ठीक है। अभी जो देख रहे होंगे ना वो ये समझेंगे आप सच ही बोल रहे हैं। आप जैसी एक लड़की थी ना, अच्छा वो शादी के लिए मानती ही नहीं थी, मानती ही नहीं थी। बड़े लोग समझाने गए, अच्छा, नहीं, वो CSS कर लिया उसने, ब्यूरोक्रेट बन गई, बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई, अपनी कोठी गाड़ी में। कब मैं क्यों एक खामन को लेके आऊं जो मुझ पे रोप डाले। अच्छा, अब सारे समझाए, माँ समझाए, बेटे मुझे भी कोई नवासी चाहिए, घर की रौनक के आगे ज़िंदगी चलती है। ठीक है। लोग भाई शरीयत है, हुक्म है, इस्लाम। नहीं, मैंने नहीं करी। तो एक वो आदमी था 60-70 साल का, उसने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने कहा बेटे इतनी लोगों ने तो समझाया, उन्होंने कहा आप भी समझाएंगे, मैं नहीं करनी शादी। मैंने कहा बेटे बात सुन लो, दिल चाहे करो फिर ना करना। तो माशाल्लाह इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई हो, मुकाबले का इम्तहान किया, इतना बड़ा ऑफिस है, गाड़ियाँ हैं, कोठी, तो क्या तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा ज़िंदगी में? होगा ना, कभी गलती नहीं होगी, होगी ना। वो किस पे डालोगे, किसको कहोगे कि एरी वजह करके है, इन वजह करके? वो जिस पे अपनी गलतियां और वो डालते हैं ना नुकसान, उसको खामन कहते हैं, उसको हस्बैंड कहते हैं, जिस पे सारी मलबा डालते हैं, इन्होंने कराया, वो कहती ठीक है जल्दी से कर लेते, तो तुम भी कर लो, इसमें क्या। तो आप क्या इसी तरह फनी अंदाज में लोगों को जो है वो इस्लामी इक़्तिदार की तरफ जो है वो राग़िब कर रहे हैं? ज़ाहिर है थोड़ा सा वो दिलचस्पी भी तो होनी चाहिए ना, मुबल्लिग बिल्कुल सीरियस हो तो कोई मानेगा ही नहीं। लोग डर के भाग जाए। नहीं, बड़े प्यार से, मोहब्बत से। बल्कि एक दफ़ा
अक्सर मौलवी हजरात तो ऐसे ही होते हैं, बड़े सीरियस तरीके से। नहीं सारे ऐसे नहीं देखें होते, खुदा से बड़े- डरें, बात और यहीं से डर- स्टार्ट होती नहीं, है। डर- खुदा का खौफ करें। अल्लाह का डर जो है ना वो इंसान को डरपोक नहीं बनाता, खुशहाल बनाता है। ये बड़ी बात की है आपने। हाँ है ना, अल्लाह का डर इंसान को खुशहाल बनाता है। हम्म, वो को आया थोड़ी कि जैसे हम लोग किसी ऐसे खतरनाक चीज डरने, नहीं। अल्लाह से डरना तो ऐसे जैसे आपको आपकी माँ से इतनी मोहब्बत हो, ये डर कहीं नाराज ना हो जाए माँ, हम्म, तो ये कितना प्यारा डर है, बिल्कुल ठीक है। कितना स्वीट फियर है कि इससे कि अब्बू कहीं नाराज ना हो जाए, अम्मी। तो ये तो इतनी अच्छी बात है कि अल्लाह कहीं नाराज ना हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नाराज ना हो जाए। ये तो एक प्राइड है, और ये तो बड़ा प्लेयर है। ये प्लेयर है डर, वो थोड़ी बहुत वो वाला डर थोड़ी था। जिसको ये हो गया वो तो इंशाल्लाह कभी एक हारेगा नहीं और हमेशा खुश रहेगा, हर हाल में खुश रहेगा वो। बल्कि अगर इस तरह से अल्लाह ताला का खौफ दिलों में उतारने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा असरअंदाज होगी। असल में ये है वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, वो है ही मोहब्बत के काबिल। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ महबूब के खो जाने का डर भी होता है। क्या कहा मैंने? वो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे महबूब के खो जाने का डर भी होता है। तो ये अल्लाह से ज़्यादा बड़ा महबूब कौन है, अल्लाह के नबी से ज़्यादा महबूब कौन है? तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको वे ऐसा होना चाहिए कि हमें समझ भी तो है ना क्या कह रहे हैं। तो अब एक दफ़ा का वाक़या, हम लोग हज पे जा रहे थे सारे, अच्छा। इफ्तिखार ठाकर साहब, नसीम विकी, कौडू, नवाज अंजुम, सारे हम लाहौर एयरपोर्ट पे। तो मुझे किसी ने आके कहा जी वो सारे हाजी जो ना वो कह रहे हो हमारा तो हज ख़राब हो गया। क्या हुआ? अच्छा। कि जिनसे डर के बच के हम जा रहे हैं वो तो साथ जा रहे हैं। जिनको हम अवॉइड करने के लिए जा रहे हैं वो तो हमारे साथ हैं। वो आपको कह रहे थे? सबको, हमको, अच्छा। सारे एक्टर थे ना हम लोग। अच्छा, सारे एक्टर। तो जो हाजी थे ना वो घबराए हुए थे कि यार ये तो नाल ही ने। तो अच्छा। जब असर का वक्त हुआ ना तो मैंने जमात कराई और फिलॉसफी ऑफ हज उसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया ना, तो थोड़ा सा वो कॉन्शियस हुए कि ये कुछ। मुझसे बताएं आपने क्या ऐसा कहा कि वो मुतासिर हो गए कि फिलॉसफी ऑफ हज जो है ये ना कि प्रायोरिटीज़, सारे हज का जो फ़लसफ़ा है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी, आपने किस को किस पर तरजीह देनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किस पर तरजीह दी? अल्लाह के हुक्म को तरजीह दी, अपने बेटे के पर तरजीह दी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने अकेले रहने पर, यानी अकेले रहने को तरजीह दी कि अल्लाह ताला राज़ी होगा, मैं चाहे अकेली मर जाऊं। तो वो जो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात, कि मैंने तरजीह किसको देनी है, ये सारा इस्लाम है, यही सारा फ़लसफ़ा हज का भी। हज पे यही सीखते हैं। लिबास हमारा अपनी मर्ज़ी का नहीं होता, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी। सो फ़िलॉसफी क्या है कि किस को किस पर तरजीह देनी है और किस चीज़ को किसके रास्ते में कुर्बान करना है। बहुत से लोग होते हैं ना, बिल्कुल, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, नौकरी के रास्ते में कुर्बान करना है, कहीं तो जहाँ अल्लाह आ जाता है वहाँ हज हो जाता है, जहाँ अल्लाह को मानस करने वाला हज ख़त्म हो जाता है, चाहे 100 हज कर लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने अब तक कितने लोगों की ज़िंदगियों में इस्लाम की रोशनी भरी? ये तो ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझसे जो काम लिया, मैं तो वसीला बनाया ना। वसीला ने, बिल्कुल। सैकड़ों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों एक्ट्रेसेस भी हैं, एक्टर्स भी हैं। कोई बड़े नाम जिनके आप? सारे ये सोहेल अहमद साहब को साथ हज किया, कबीर साहब ने मेरे साथ हज किया, शीबा हसन साहबा ने मेरे साथ, हामिद राणा साहब, खालिद भट्ट साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, नसीम विक्की साहब, नवाज अंजुम साहब, जफीर के वालिद साहब, वालिदा साहब, तारिक टेडी की अब्बा जान, शीबा भट्ट, रीना भट्ट, चकोरी बेगम, किस किस का नाम, पूरी फील्ड
अल्हम्दुलिल्लाह, बस चंद रह गए हैं, बाकी सब अल्लाह का घर देखे हैं, अल्लाह से इजहार मोहब्बत करके। कभी ऐसा हुआ कि मेकअप रूम में आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपने तबलीग करनी स्टार्ट कर दी हो? हमेशा ऐसे हुआ। हमेशा हाँ, ऐसे मैं हुआ? इंटरवल में करते थे ना, बल्कि आपने तबलीग ही फिर वहाँ से स्टार्ट की? इंटरवल में। अच्छा, इंटरवल में। जब इंटरवल होता था ना तो हमारे पास हज़ार माल उसकी एक हदीस बयान करते, वैसे 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, तो उसको होता, अभी भी होता। कोई कहता नहीं था कि जवाद वसीम साहब अभी आप स्टेज पे क्या करके आए हैं, तो अभी आपने आगे नया रूप धार लिया। वो जो कहने वाले होते थे ना, वो खुद ही तो होते थे वो खुद भी वही काम कर। इसलिए ये जो है ना, मैं आपको बताऊं, थिएटर के लोग, फिल्म के जो प्रॉपर एक्टर्स, ये यकीन करो, ये बड़े ही ओबीडियंट होते हैं और बड़े स्वीट होते हैं। मेरा सारी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी भर का, इनके यहाँ एहसास बड़ा होता है। अच्छा। हाँ, एहसास, जैसे मैंने तबलीग में देखा, एहसास। तबलीग क्या है? एहसास, बिल्कुल। एहसास करना। इसी तरह ये अदाकारों में बड़ी मोहब्बत पे एक दूसरे के काम आते हैं, सब कुछ करते हैं, ये बुरे नहीं होते। बुरे वैसे, अच्छा बुरा तो हर जगह होता है, इसलिए ये मिन हैसल ग्रुप जो है अच्छे होते हैं। आई लाइक देम। आप इनको पसंद करते ओह हैं? यस, व्हाई नॉट। कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत ही मगरूर एक्टर या एक्ट्रेस को आपने गायल किया हो, इस्लाम की तरफ राग़िब किया हो और आपको बड़ी मुश्किल दरपेश आई हो, नाम चाहे आप ना लेना चाहें? एक्टिंग जो होता है ना, जब आदमी मशहूर होता है जी। तो गुरूर तो खुद ही आ जाता है। गरूर आ जाता है। आपको रास्ते में रोक रोक के लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फैमिलीज आपके सेल्फीज ले साथ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, घरों में बुला रहे हैं, आपको आपके साथ पार्टी करना पसंद कर रहे हैं, तो गुरूर तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। आदमी, आपकी मैं भी तारीफ शुरू करूँ थोड़ी देर में, आप भी ऐसे ऐनक कैसे लगा लें, गुरूर तो आएगा। वो कहते हैं ना, एक पंजाबी समझिए आप, हाँ जी। एक पेड़, पेड़ समझिए, पेड़, हाँ जी। वो बकरे की जी जी वाइफ, पेड़, जी। पेड़, तो वो पेड़ जो है ना, वो सख्त सर्दी तो नाक बह रहा है और वो खा रही है, तो किसी ने पास से कह दिया है शहजादी लग रही है, तो साथ ही कहते यानी तारीफ करते ही वो पेड़ भी क्वीन बन गई। तो जब इतनी तारीफ होती है, अप्रिशिएट होता है आदमी, तो गुरूर, गुरूर ना भी कहें, लेकिन एक खुशी तो होती है ना। अगर उसको वो गलत यूज़ करे तो वो मगरूर तकबर कहलाता है, अल्लाह का शुक्र करे तो वो अल्लाह का शुक्राना, अच्छी बात। ये कहो कि असर नहीं होता, ये नहीं हो सकता, असर होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, होता ज़रूर। अच्छा, जिस तरह की आप इस उम्र में भी हरकतें करते हैं, आप इस उम्र में 2 दफ़ा कह चुकी हैं, तीसरी बार की गुंजाइश नहीं। अच्छा चले, आप पूरा कर लीजिएगा अपना कोटा। ये जो आप हरकत करते हैं, कभी बेगम ने कहा कि की तुसी इस उम्र च भी यही हरकतां करदे हो, हुन छड़ दियो, बच्चे तुहाडे जवान हो गए ने? रोज़ ही कहती फिर आप क्या करते हैं? ये मैं कोई वाकया बता दें, आपने कुछ ऐसी हरकत की हो तो बेगम ने कहा कि बस हुन छड़ दियो। मैं कहा जिन्नियां गड्डियां ने ना, इन हरकतां नहीं है, ये जो सैरा करती फिरनी है ना, अच्छा। तो हाँ हो गई हैं सैरा, बस सुन, तो कहती तो है ना, वो कौन सा वो एक्ट्रेस है खुद, उसको बाद का तो नाराज़ भी होती है कि मेरे रिश्तेदार आज ही तो सीधे गाउन लग पैसों। अच्छा। कभी कुछ कहते, फिर वो चलता रहता है, ये नहीं कि उनको गूंगी थोड़ी है, कुछ ना कुछ कहती तो है, डांटती भी है। तो जब आपकी शादी हुई थी, क्या उस वक्त आपके ससुराल वालों ने कहा कि मुंडा ते तवाड़ा जरा ऊट पटांग हरकतां कर रहा है, असी की तानू कुड़ी दी है? मेरी जो मंगनी, जो मेरी अम्मी जान देखने गए थे ना, वो इसकी बड़ी बहन थी। अच्छा। ये मेरी बीवी की बड़ी बहन थी। अच्छा। तो ये भी वहाँ फिर रही थी। सही। अब मेरी मम्मी तो बड़ी इंटेलिजेंट है, वो देख लिया, उन्होंने कहा ये छोटी, तो उन्होंने कहा ये बड़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटी। अच्छा, उससे पहले जो ना ये छोटी, जब मेरा रिश्ता गया था तो एक, उनको पता तो था नहीं, मैं तो टीवी ड्रामा उसने देखा,
अच्छा। मेरा टीवी ड्रामा देखा तो छोटी ने यानी मेरी बेगम ने अप्रूव किया कि ठीक है हमारे घर में भी कोई ऐसा बंदा आना चाहिए ना, हम भी जाके ड्रामा देखें। फिर तो उसको नहीं पता था। मैंने कहा जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना खुद उसमें गिरता है। अच्छा, आपकी जो बेगम है उनकी बड़ी बहन के लिए रिश्ता गया था, आपकी माँ ने उनको पसंद किया और उसने अपनी बड़ी बहन के लिए अप्रूव किया था आपको पहले, हाँ तो खुद फंस गई। खुद फंस गई। 32 साल हो गए बेचारी फंसी बैठी। मैं कहा तुमने गड़ा खोदा था, तुम खुद गिर गई। नहीं तो आपकी बेगम कहती नहीं मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पल्ले पड़ना है। कहती है क्यों नहीं कहेगी, तो कहती मैंने क्या पता थी मेरे गल पै जाना है स्यापा। हमारे यहाँ तो स्यापा का स्यापा गल पै गया, स्यापा गल पै गया। लेकिन बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरी। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਪਾ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ इसको जब वो अपनी सैलरी भी नहीं थी या पहली जो कमाई थी वो कितनी थी? हाँ ये भी बात है। वो जो मेरे ससुर थे उनमें उन दिनों मैं जॉब भी करता था। अच्छा। तो मेरे ससुर ने ना जॉब दे के रिश्ता कर लिया कि कुड़ी भुखी नहीं मरती। अच्छा। अब वो उस ज़माने में तनख्वाह थी 400 500, सही है। तो उसको मैं ला के तक 50,000 के। तो कभी लड़ती थी, मैं कहा तेरा मेरा ब्याह तनख्वाह से होया है 500 पढ़ ते चल ऐसा मुतालबा कर। कहती नहीं वो अब्बा जी का सी ख्याल, मैं तो एक्टर का ऐसे करके कि बाबा पैसे आउणगे। कोई ऐसा फनी वाकया बताएं जब आप कभी फैमिली के साथ गए हो तो किसी ने फरमाइश की हो कि जवाद वसीम साहब आप जो है ना वो वाला जो स्टंट है वो करके दिखाएं ऊंट पटांग वाला, लेकिन वो पब्लिक प्लेस हो आप वहाँ पे कर ना सकते हो, फैमिली साथ ये है। तो रोज ही होता है जब भी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं। अब लोगों को तो पहले तो वो देखते हैं कि साथ भी कोई एक्ट्रेस ही है। अच्छा। उसको बड़ी शर्म आती है भी, कहते हैं जी नाल कौन है जी, किसी एक्टर का नाम ले लेते हैं तो वो कहती है मैनू क्यों। तो होता है ये, बल्कि हज पे हम अरफात में ट्रेन में फैमिली बैठ गई है तो मैं बैठने लगा तो मुझे खींच लिया, ऐसा न सेल्फी लो आओ तो नजर अंज भी करो। मैं को हैरान बनने हैं यार, कुछ तो खुदा था खौफ करो। फिर अनवर जी साहब जब कंकरी मारने लगे शैतान को, तुसी भी कंकरी असी तो तानू मारना है ऐसा। ये होता है, लोगों का मुंह तो नहीं कोई पकड़ सकता, जुबान तो नहीं कोई पकड़ सकता। तो आपने आगे से जवाब क्या दिया अपने फनी अंदाज में? हम वहाँ चुप करके कि यार हिंदुस्तान में बात कर दे, वहाँ कॉमेडी तो ना करने गए हम, वहाँ तो एक रोना है धोना है, अपने गुनाहों को माफ़ करना है कि नवे गुनाह करके आना नवे गुनाह। आपको कभी एक्टिंग में दाढ़ी की वजह से कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई, कोई रुकावट आई हो? नहीं, एक तो ये कि मुझे ऑलरेडी लोग जानते थे ना। अच्छा। इस वक्त कोई मौलाना साहब आ जाएंगे तो उन पे ऐसा एतराज़ होगा कि बेचारे जगह नहीं मिलेगी कि मैं श्रीलंका जाऊँ या कहाँ जाऊँ। मैं तो ऑलरेडी इस फील्ड में था ना, मैं ऑलरेडी था। मैंने 75 से ड्रामा किया है तो दाढ़ी तो रखी 96 में, तकरीबन 20 साल से लोग मुझे जानते हैं। अब उनमें से जो दाढ़ी रखेगा वो अप्रिशिएट होगा, ना कि उसके पे तनकीद होगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह वो दाढ़ी अभी रखी वो आएगा नया आएगा और मजहबी उसका वो होगा एक्सप्रेशन, तो उस पर एतराज़ होगा, हम पे नहीं हुआ। हमें तो अप्रिशिएट किया कि अच्छा माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया जी, आप इस तरफ आए ये है वह, तो इसलिए मुझे कोई भी हर्डल नहीं आई। और ना हाँ कुछ करैक्टर ऐसे थे वो फिर मैं नहीं कर सका ना, चाहे उस वक्त तो मतलब औरत का भी मैं करैक्टर करता था, लड़की बनता था, ख्वाजा जरा बनता था, वो सारे ख़त्म होगा। लेकिन एक सिलसिला सादगी से चलता आ रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी के राज जानने हों, वैसे तो आपके इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियां हैं, तो किससे रब्ता किया जाए? सोहेल अहमद साहब से। सोहेल अहमद साहब से। उनके पास आपका सारा कट्टा छिपा है, सारे राज हैं उनके पास। तो कोई ऐसा अदाकार जिसके साथ आपकी कभी लड़ाई हो गई हो किसी बात पे, लेकिन आपको लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए थी? कभी भी नहीं हुई। इस 50 साल में कभी भी
मेरी कोई लड़ाई, कोई नाराज़गी नहीं। अगर कहीं हुई तो फ़ौरन से पहले माफ़ी मांगी, फ़ौरन। मैं तो ये वाकया याद हो अगर किसी के साथ कोई तकरार हो गई हो किसी बात पे, ये ऐसे ही हिना शहीद थी ना, जी, तो सुबह अखबार में आया कि उसने सरदार कमाल ने उसके साथ शादी कर ली। अच्छा, तो हम तमाशील ड्रामा कर रहे थे, वो भी थी। तो मैंने कहा मुबारक हो भाई, तो मैं तुम्हारी शादी बताया नहीं। वो नाराज़ हो गई कि आप अखबारी खबर पर यकीन करते हैं, आपको शर्म नहीं। वो सख्त नाराज़ हो। मैं कहा ये तो नाराज़ हो गई। तो सुबह मैंने जाना था चिल्ले पे, अच्छा, तबलीग। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, एक इंसान क्यों मुझसे नाराज़ हो। तो फिर मैंने उसको बड़ी देर में कहा मुझे पता ही नहीं था, मुझे इस तरह, तो आप माफ़ कर दो, कोई बात। 2 घंटे 2 बार अच्छा। तो वो फिर एक दफ़ा मैंने हज पे जाना था, तो ये नईम कश्मीरी मुझसे नाराज़ हो गया रात। अब अगले दिन मैंने जाना है, मैं कहा मैं हज पे जाना है, माफ़ी दे दे। उसके घर के बाहर मैं खड़ा, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। फिर उसकी बेगम ने कहा भाईजान आए हैं, उनको अंदर आने दो। मैं कहा मैंने हज पे जाना है, मैं इंसानों को दुख दे के मैं हज पे जाऊँ, ये तो अच्छा नहीं है। मैं किसी को दुखी करके नहीं जाना चाहता, तो मुझे माफ़ी दे दे। फिर रात के 1 बजे उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जप्पी डाली, चाय पी। तो भाई अगर आपको अल्लाह को राज़ी करना है तो उसके बंदों को भी तो राज़ी करो ना। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि बंदों को सबको नाराज़ करो जी मैं बड़ा सूफ़ी और बड़ा मुबल्लग। नो, नॉट एट ऑल। आपको देखना होगा कि आपकी बीवी तो आपसे दुखी नहीं है, बहन तो नहीं है, आपका पड़ोसी तो नहीं है, आपके दोस्त तो नहीं है। ये देखना पड़ेगा, फिर ही आपकी बात कबूल होगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जनाजे तो बहुत से लोगों के पढ़ाए, तो बस कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया कि आपने किसी का निकाह भी पढ़ाया हो? जिनके जनाजे पढ़ाए उन्हीं के पहले निकाह पढ़ाए, उन्हीं के मैंने निकाह पढ़ाए। कईयों के निकाह पढ़ाए। कोई एक वाकया बताएं। ये तो कई है। यादगार। वो फिर वो उधर थोड़ा सा, और क्या कहते हैं, छुपाने वाली चीज़ें हैं ना। चलिए नाम ना बताएं, वैसे वाकया बयान होता। वो तो कईयों के पढ़ाए हैं। ये जो आपने इतने सारे लोगों के जनाजे पढ़ाए है तो सीरियस सा सवाल ही, तो कोई ऐसा जनाजा आपने पढ़ाया हो जिनके साथ, अक्सर तो आपने जनाजे ऐसे पढ़ाए हैं जिनके साथ आपने काम भी किया, लेकिन आप की बेसाख्ता जो है वो आंख से आंसू टपक रहे हों क्योंकि आपने उनके साथ बहुत काम किया, आपका दिली लगाव भी था? मस्ताना साहब, उनका जनाजा मैंने पढ़ाया, आंसू नहीं रुकते थे। बब्बू बराल साहब, कौडू साहब, तारक डैडी साहब, ये सारे, शकूरी बेगम। तो जाहिर है फिर अमावड़ा साहब की बेगम जो थी, मेरी बहन थी दूसरी जो थी, वो भी पहले काम करती थी। तो बड़ा भाईजान तो उनका भी बड़ा दुख हुआ। तो दुख तो होता है ना, उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो आज मैं इनका जनाजा पढ़ा रहा हूँ, तो दुख तो होता है, क्यों नहीं हो, मैं इंसान हूँ। अमानुल्लाह साहब के साथ आपने काफ़ी काम भी किया, अमानुल्लाह वक्त भी गुजारा। साहब, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, शौकी साहब, इरफान हाशमी साहब, हम इकट्ठे आर्ट्स काउंसिल में थे। कोई ऐसा फ़नी वाकया याद है अमानुल्लाह साहब के साथ कभी, जो आप समझते हो कि वो बड़ा ही बेसाख्ता हुआ था, ये अचानक हो गया था? वो मैं अक्सर सुनाता हूँ। हम लोग सब हज पे थे, अच्छा, आराम बांधे हुए हैं, बस में बैठे हैं। अब बस में अभी कुछ हाजी रहते हैं, तो बस का ड्राइवर था कोई काला, कोई पता नहीं मिस्र का था कि, वो चल पड़ा। अब हर आदमी उसको ना रोक रहा है, अपनी अपनी लैंग्वेज, स्टॉप, को कुछ कह रहा है, और रुक जा, वो रुक नहीं रहा। तो मौलाना साहब कहते हैं खड़े होकर, जम जम जम। अब उनको पता जमजम का मतलब था रुक जा। उन्होंने जो कहा ना जम जम जम, सारे हाजी हंसना शुरू हो गए। और मैं कहा मौलाना साहब है कि सारे हाजी हंसने लग गए। वो एक यूनिक आदमी थे, कॉमेडी उनके अंदर से अल्लाह ने क्रिएट की हुई थी कि वो, वैसा कॉमेडी मैंने नहीं देखा कभी, पूरी दुनिया में नहीं देखा। इसमें तो कोई शक नहीं। जवाद वसीम का निक नेम क्या है? यही है, यही अंदाज यही या फिर यही हरकत? यही हरकत,
यही सकनात। यही सकरात, यही। अच्छा माशाल्लाह, आपने जितना काम भी किया है, नाम भी बनाया है, मकाम भी है, कभी ऐसा हो कि आप किसी ऐसे फंक्शन में चीफ गेस्ट हों जहाँ पे आपकी फैमिली जो है या फिर बच्चों में से कोई जो है वो इनाम लेने के लिए आया हो, कोई ऐसा वाक़या है? हाँ, क्योंकि मैं भी फॉर्म नाइट हूँ, FC कल का पढ़ा हूँ, तो मेरी बेटी भी उधर पढ़ती थी, तो उनका फंक्शन था, तो मैं चीफ गेस्ट था। अच्छा। तो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो मैंने उसको दिए हैं। तो बड़ा वो मेरा दिल जो है वो खुशी से आंसू आ रहे थे कि ये मेरी अपनी ज़िंदगी में मेरी बेटी मुझसे ले रही है। मुझसे इनाम ले रही है, क्लैप हो रही है, बड़ी सारी हो रही है। ये देखें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़ाहिर है। तो बेटी ने घर जाके कहा, बताया मम्मा को कि, या फिर पहले ही पता था कि पापा जो है वो जा रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट? उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था। उसको पता था आज फंक्शन है, हम्म, उसको ये नहीं, उसके जहन में था इंतज़ाम हक ने आना है या किसी और, उनके जहन में कुछ और था। अच्छा। तो वो मैं चला गया, हम्म, तो पता नहीं उनको मिला नहीं, तो अचानक उन्होंने मुझे बुला लिया। तो वो मैं अब स्टेज पे बैठा देख तो रही है ना, उसको पता तो लग गया कि अब्बू जान आ गए हैं। लेकिन फिर जब वो अनाउंस हुआ, अब मुझे नहीं पता कि वो पहले वो जजेस बैठे हुए थे, फिर उन्होंने, तो फिर मैंने उसको जो सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड दिया, तो बड़ी खुशी है, आज तक बहुत ज़्यादा खुशी है। वाह ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ा मोमेंट है। अच्छा ये बताइए, मौलाना तारक जमील साहब के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। 91। हाँ, तो उन पे अब जो है उनकी तबलीगी जमात ने उन पे पाबंदी लगा दी है, कैसे देखते हैं आप इसको? उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो सर्व कर दी। देखो, एक तो तबलीग पे कोई पाबंदी लगा ही नहीं सकता, तबलीग पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ज़बान काट दे, कैसे लगाएगा? प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म कह है, सकते और उनका जो जो है सिर्फ तबलीगी जमात का जो स्टेज है गायबंड का, वही तो प्लेटफॉर्म नहीं है ना खाली, पूरी दुनिया इसका प्लेटफॉर्म है। एज सच कोई पाबंदी नहीं लगी, बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मानसारा वाले में, अच्छा। वो एक गलत फहमी थी। तो इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं, वो हफ्ता डेढ़ में दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। हाँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मौलाना साहब को भी हो गई, उनको भी हो गई। बाज़ औक़ात दो आदमी लड़ते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं किसी का तो कसूर होगा, नहीं, बाज़ औक़ात दोनों का कसूर नहीं होता, एक थर्ड पर्सन होता है लड़ा देता है, या गलत फहमी होती है, या कुछ पता ही नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक का ही कसूर है, एक का ही कसूर है, बाज़ औक़ात एक ही का कसूर होता है, बात का एक का भी नहीं होता, बाज़ औक़ात दोनों का होता है। ये जो असूल है ये हमेशा के लिए नहीं है। इसी तरह वो गलत फहमी हो गई, उनको भी हो गई, हमारे दूसरे दोस्तों को भी हो गई, तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। वो वहीं के पड़े हुए हैं, वहीं की सारी ज़िंदगी गुजारी है, वहीं उन्हें कहाँ जाना। वो ख़ुद भी दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह क़यामत वाले दिन इसी बेड़े में मुझे सवार करना, इन्हीं के साथ मुझे उठाना। ज़ाहिर जहाँ से सीखा हो, जो एक आदमी का स्कूल हो, तो उसको कौन भूलता है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी तबलीगी जमात के साथ तबलीग के सफ़र पे हों, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट कर दी हो कि जवाद वसीम साहब बड़ा थक गए हम, कोई लतीफ़ा सुना दो? देखो, एक जगह हम थे वहाँ फैसलाबाद में, तो बसंत थी। अच्छा। तो हम गश्त पे निकलते हैं ना, तो क्राउड था सारा। उन्होंने कहा जी 3 दफ़ा हंसा दे। अच्छा, 3 दफ़ा? तो 3 दिन ले लो। क्या बात है। मैं कहा आ जाओ फिर सामने। अच्छा। 3 की कितनी देर हंसाया उन्होंने। वो तो होता रहता है कि ये जब वहाँ जाकर मैं ऐसे थोड़ी हो जाता कि मैं नहीं, वो तो तबलीग का हिस्सा है, लाइव रहना, हंसाना। क्या हंसाया आपने? उनको कोई चुटकुले सुनाए या फिर? बाज़ का तो अब हमें तो चुटकुले भी आते हैं, हाँ। और बात से बात निकालना भी आता है। हालांकि आप जिस प्रोफेशन में थे उस वक़्त, वो तो प्रोफेशन एक बड़ी ही चकाचौंध वाला और बड़ी रंगीनी वाला, तो
कैसे? नहीं वो या फिर आप बच गए उस रंगीनी से, उस चकाचौंध वो से? अल्लाह ने बचाया, आदमी नहीं बच सकता, अल्लाह ने बचाया। बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा, पाक साफ, सब जानते हैं। मैं आपको पहली दफ़ा थोड़ी पता, सबको पता। तो फिर आपको जो एक्ट्रेसेस थी वो बाइबल आती थी? या फिर वो जैसे एक मैं क्लास में होता है कि जवाद बाई बाई सबदा बाई इस तरह करके? वो तो बेइज्जती होती है ना वो। बल्कि एक जगह स्कूल में थे हम, 5-6 में पढ़ते थे, तो को एजुकेशन थी। तो एक लड़की को मैं कहता था, अम्मी जो कहती थी कि तो बहन कहना है, खबरदार कोई और लफ्ज़ बोला में थी टांगे, तो अम्मी की तो मारती थी। तो मैं उसको जब कहता ना बहन, तो वो आगे से मुझे मारती, शर्म नहीं आती मुझे बहन। अच्छा, क्लास फेलो? हाँ, बच्चे छोटे छोटे 5-6 में कितने होते हैं, छोटे होते हैं। तो वो मुझे याद है, मैं उसको कहता था बहन, तो कहती शर्म नहीं, बल्कि मेरी शिकायत भी लगा दी, मिस जी मुझे बहन। तो मैंने कहा मिस में क्या कहूँ, मेरी अम्मी मारती। तो वो ऐसी आदत डाली कि मैं हर एक्ट्रेस को बेटी कहता हूँ, एक ऑनर, एक इज्जत है। नहीं, जब आप काम करते थे कोलीग्स अभी आपको भी फिर करता भाई हूँ कहते? मैं, कड़ा अब तो आप पाकिस्तान में नहीं करते ना, 12 साल बाहर- से तकरीबन आप बाहर यहाँ में नहीं जा- कर रहे, बाहर करता हूँ बरूने जाके। मालक में करते हैं। वो सारी एक्सें मुझे अब अब्बा जी कहते हैं। अब्बा जी कहते हैं? हम सारे, हम सीनियर हो गए ना, अब्बा। चले, अब आपने मान लिया आपकी एज इतनी है, आप नहीं, अभी तो तक कह रहे थे मान नहीं रहे देखो थे। बात एज की नहीं है, हाँ, बात है एक मेंटल लेवल की। क्या आप एक छोटी उम्र के अपने दोस्त, अपने बच्चों के साथ उस लेवल पे आते हैं? अगर मैं अपने ही लेवल पे रहूँगा तो मेरे बच्चे मुझसे कैसे खुश रहेंगे? मैं उनके साथ हंसूंगा नहीं। अब मेरी बेटियाँ का वो मुझे एज ए फ्रेंड लेती हैं, हर बात बताएंगी, हर बात मशवरा हो, कोई बात हो मुझसे पूछती हैं, खुश रहती हैं। तो मैं अगर बाबा ही बना रहूं तो वो तो। अच्छा, बरूने ममालिक जो आप स्टेज ड्रामा करते हैं और जो पाकिस्तान में पहले करते थे, उसमें क्या फ़र्क है और अब तक का आपका तजर्बा कैसा? थिएटर तो वही होता है, थिएटर नहीं तब्दील होता, लेकिन उसमें जो होते हैं ना, मैंने ऐसे कहा कि वो टॉपिक्स नहीं रहे। तो बैरून मुल्क में क्योंकि बाहर वो पाकिस्तान से लोग गए होते हैं तो उनको वो पुराना कल्चर याद होता है, वो पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। नई नस्ल जो अब स्टेज की तरफ या ड्रामा की तरफ आने चाहती है, उन्हें कोई मशवरा देना चाहेंगे अपने ही अंदाज में? मैंने पिछले दिन भी मशवरा दिया था, क्या वो काम कर गया? नहीं, अभी खालबा डार साहब को, क्योंकि आजकल हुकूमत चाह रही है ना कि थिएटर में रिवाइवल हो। जी जी। तो मैंने कहा ये जो हम लोग हैं पुराने, और फिर ये तो हुकूमत को, ये आर्ट्स काउंसिल को, हुकूमत आर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, NCA वगैरह सारे हैं, तो यहाँ ऑडिशन करने जाकर तो फिर नया नया टैलेंट जो है ना वो आएगा। अब घरों आर्ट्स काउंसिल में तो ना कोई एकेडमी है, ना कुछ चीज़ है, ना कुछ है। एकेडमी तो है ही ना सिरे से, एकेडमी से आते हैं एक्टर एक्ट्रेस, वो तो है ही नहीं, ना कैमरा मैनों की एकेडमी, ये तो कुछ है ही नहीं ना। तो अगर कम से कम वो ऑडिशन शुरू हो जाए तो एक छोटी सी एकेडमी बन जाए, तो फिर आर्ट्स काउंसिल को नए नए एक्टर मिल जाएंगे इस पाकिस्तान को, जो काम को समझ, पढ़े लिखे, अच्छी फैमिलीज, ये वो, तो फिर इसका रिवाइवल है। और उनको भी काम के मौके हैं। देखो ना, अब हमारा एक हाल है, 2 है, 3 है, तमसील है, क्राउन है, वो क्या क्राउन नहीं, वो महफिल है, कई हैं, थिएटर हैं, ओपन थिएटर है, तो वो सारे वेले पड़े तकरीबन, वहाँ काम हो सकता है। और बड़ा ऑडिटोरियल है, हॉल है, फिर वो कई मॉल हैं, उनके हॉल हैं, तो बड़ा थिएटर हो सकता है। लेकिन अगर आर्ट्स काउंसिल जो इस काम के लिए बनी है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, लाहौर आर्ट्स काउंसिल है, वो इस काम के लिए बनी है। अब उन्होंने वो ऑफिस संभाले हुए हैं,
क्लैरिकल अपने आप को समझते हैं वो उनका काम वो थोड़ी दफ्तर में बैठ के काम करना, नए नए स्क्रिप्ट, नए नए एक्टर तलाश करना, नए नए आर्ट के इदारे हैं, वो आर्ट के इदारे जो हैं वो दफ्तर एजी ऑफिस बने हुए हैं, तो वहाँ के काम करने वाले को क्या पता भाई एक्टर क्या होता है, वो बेचारे, तो इसलिए वहाँ ये काम हो सकता है अगर हमसे भी मशवरा लें और वहाँ जाएं। अगर एक दिन के लिए जवाद वसीम को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो जवाद वसीम क्या करेगा, ऊट पटांग हरकतें करने के अलावा? नहीं, ऊट पटांग करेगा तो वज़ीर आज़म रहेगा ना। ऊट पटांग नहीं करेगा तो वज़ीर कहाँ से रहेगा, उसके लिए ज़रूरी है ना। तो फिर ऊट पटांग अंदाज में ही पहला हुक्म क्या देगा? पहला हुक्म यही देगा, जैसे आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अच्छा। एक मुल्क था, उसमें 5 साल के लिए जो है ना बादशाह मुकर्रर करते थे, और 5 साल के बाद उसको एक ख़तरनाक जंगल में फेंक देते, जहाँ शेर खा जाता, चीते खा जाते, सांप खा जाते। तो इसी तरह वो बादशाह जो है, जब उसकी मुद्दत ख़त्म हुई तो उसको फेंक दिया जंगल में, ख़त्म हो गया। फिर कहा भी अब कौन बादशाह बनेगा, फिर एक नौजवान खड़ा हो गया। जब उसको बादशाह मिली, उसने कहा 5 साल जो मैं मर्जी करूं, तो वो 5 साल भी उसने अयाशी की और ऊट पटांग सारा कुछ किया। जब 5 साल ख़त्म हुए तो उसको फेंक दिया। फिर एक नौजवान खड़ा, जी मैं बादशाह बनूंगा, पता तो है इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसने कहा पता है, बनाओ तो सही। अच्छा। बन गया। तो उसने बनते साथ ही जो पहला ऑर्डर किया ना, उसने कहा वो जंगल को ख़त्म कर दो, वाह, जहाँ फेंके जाते हैं। तो मैं भी कहूँगा उस जंगल को ख़त्म कर दो। जब हमारे वज़ीर में उतरते हैं, सदर उसमें चले जाते हैं ना, वो होगा। और वो फिर ये जो जिन्होंने हिकायत लिखी है, वो कहते हैं वो बादशाह कोई और नहीं है, वो तुम खुद हो। तुमने अपनी जंगल ख़त्म करने हैं, तुमने अपनी जन्नत बनानी है। उसने उस जंगल को ख़त्म करके वहाँ पार्क बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए। तो हमें भी अपने मुल्क के लिए ऐसा कि जब हमारे बूढ़े हो जाएं लोग, वो चले जाएं, तो कम से कम उनके इस मुल्क में एक मौसम छोड़ के जाएं, एक अच्छी बहार छोड़ के जाएं। तो यही सोचूंगा एक दिन। मैं तो सोच ही सकता हूँ, करूँगा तो कुछ भी नहीं, करेंगे कुछ भी नहीं। हमने क्या, ये भी आपका कमाल ही होगा। अच्छा, जवाद वसीम को अगर ये पूछा जाए कि पहली मोहब्बत कब हुई और जवाद वसीम ने पहला लेटर कब लिखा और क्या लिखा उस लेटर में? मोहब्बत तो हुई, लेटर कोई नहीं लिखा। हाँ। अगर उसे मोबाइल होते तो शायद कुछ लिख देता। अच्छा। तो लेकिन खौफ के मारे कुछ कह ही नहीं सके, कह ही नहीं सके। वो दबी रही। कहते हैं ना कि मोहब्बत मानी और अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। तो उसको भी पता चला जिससे हुई थी, या फिर ये जज्बात वो महसूस, या फिर दिल के अरमा आंसू में ही बह गया? ये तो हो ही नहीं सकता ना, पता ना चले। आँखों से टपकती है, अदाओं से झलकती है, कौन कहता है मोहब्बत पहचानी नहीं जाती, ये तो पता चल जाता है। बाकी तुमको हो उसका अंजाम क्या हुआ था, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। तो जवाद वसीम को शादी के बाद सबसे पहला झटका क्या लगा था? जब मेरी बीवी ने पूछा था वो लड़की कौन है। हम भी पूछ रहे हैं कि वो लड़की कौन है। ना उसको बताया ना तुम्हें बताया। 1000 बार समझाया। अच्छा। 1000 बार समझाया, मगर बीवी यही कहती है तो वो कौन है? तू झूठा है, वो लड़की अब भी तेरे दिल में रहती है। क्या बात है, तो आप बता क्यों नहीं देते एक बार? बता के मैं करूँ, लेकिन अच्छा, ये बताएं कि जवाद वसीम क्या चाहता है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो लोग उसे किस हैसियत से याद रखें? हाँ, एज ए गुड मुस्लिम मुझे याद करें लोग, मेरे लिए दुआ करें। यानी ये तो कुरान शरीफ में भी है ना कि आप ऐसी काम करें
नीयत करके कि अल्लाह ताला आपसे इतना राज़ी हो कि आपके बाद आने वाले आपसे अच्छी दुआएं करें। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी हबली हुक्म वल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन। या अल्लाह मुझे अपना हुक्म अता फरमा, मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा, और बाद में आने वालों में मुझे एक सच्ची नामवरी अता फरमा। यानी आपको ये करना है कि आपको लोग अच्छे नामों से याद करें, करना है, क्योंकि लोगों की गवाही पर अल्लाह ताला माफ़ी का ऐलान कर देते हैं। ये जो मर्जी कहता फिर नो, आप दुनिया से जाएं। चलो, ये कहते हैं ना वो जो हकायत है कि जब तू आया था तो तू रो रहा था और तेरे माँ बाप बहन में सब हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे। जब तू जाए तू हंस रहा हो और बाकी सब रो रहे हो। ये ज़िंदगी तो यही है ना, जाना तो है। बिल्कुल। तो अच्छे नामों से कोई याद करे, अच्छा था, अल्लाह से मोहब्बत करता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार था, ये पहचान ही काफ़ी है। इनफ, बिल्कुल। नो मोर। एक अच्छा कॉमेडियन बनने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या फार्मूला है? और ख़ास तौर पे जो अब की आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं उसमें इतनी हंसी का फैक्टर नहीं होता, वो क्या वजह है? इसलिए कि एक तो लोग स्टडी कम कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे हम लोग जो थे ना, हम जो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, रंगीला साहब, इसरानी साहब, महमूद साहब, ये जो सारे अदाकार थे कॉमेडी, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, इनको बड़ी माइन्यूटली देखते थे, मामला को करते भी थे, देखते भी थे, वॉच करते थे। जमील फ़खरी साहब, खालिद भट्टार साहब, इरफान खूसर साहब, ये सारे कॉमेडी को बड़े, अलबेला साहब को देखते थे। उनकी लहजे, उनका जुगत करने का अंदाज़, फिर उनका रिस्पॉन्स, एक्सप्रेशन नोट करते थे, फिर हमारे उस्ताद में बताते थे। उसके बाद फिर मैं सारी रात लिखता था, यानी जो पूरा स्क्रिप्ट याद होता था, फिर उसमें दूसरे की लाइनों में से कॉमेडी ढूंढते थे। सुहेल अहमद साहब को मैं बताया करता था कि इसमें ये, तो उसमें एक हार्ड वर्क चाहिए। हर आदमी मानूला नहीं होता, हर आदमी उमर शरीफ में कहते आमद ही आमद हो, इसमें काम भी करना पड़ता है। तो वो देखे, वॉच करे, समझे, तो फिर काम करे। आपके नज़दीक अब तक पाकिस्तानी कॉमेडी किंग कौन था या कौन है आपके नज़दीक? अमानुल्लाह, फिनिश। उसके बाद कोई नहीं? बड़े बड़े हमने नहीं, ये बहुत बड़े बड़े हैं। खालिद भट्टार साहब, इरफान खूसर, ये सारे बड़े, जमील फ़खरी साहब, सुहेल अहमद साहब, नसीम विकी साहब, बड़े बड़े, लेकिन उनके आगे नहीं, उनके आगे नहीं। नो। थैंक यू सो मच जवाद वसीम साहब कि आपने आज हमें टाइम दिया और आपसे ऊट पटांग हरकतों के अलावा भी हमने बातचीत की और लोगों ने हमारी आपके साथ गुपशुप जो है वो सुनी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी आपको एक दफ़ा फिर मदऊ करेंगे। मज़ीद जो कन्वर्सेशन रह गई है वो एक दफ़ा फिर होगी। आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बार में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।